नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सीए के सेकंड पार्ट के बारे में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्किल्स नीडेड टू बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम इसको दो पार्ट में समझते हैं, पहला कोर स्किल्स एंड दूसरा नॉन कोर स्किल्स। अगर कोर स्किल्स की हम बात करें जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आना ही चाहिए, तो पहले नंबर पे आएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नाउ स्प्रेडशीट का मतलब आपको पता है, एमएस एक्सेल आप जानते हो, नाम सुना आपने। तो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपको उन सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना पड़ेगा। सीए का बहुत ज्यादा काम स्प्रेडशीट्स पे होता है। पर्टिकुलरली दो चीजें बहुत फेमस है आज के डेट पर। पहला तो एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल तो रही। दूसरा गूगल का एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, दैट इज गूगल शीट्स। तो आप एमएस एक्सेल सीख लो अच्छे से, और गूगल क्लाउड जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो आप उस पे काम करो, बट आपको बहुत अच्छे से स्प्रेडशीट आना चाहिए। नाउ सेकंड इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। देखो बहुत सीएस को ये फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं आता है। आपको ये कोर्स है, ये आप साइड बाय साइड अपने आर्टिकलशिप के टाइम पे या जब आप फाइनल क्लियर कर लेते हो तब आप इस फाइनेंशियल मॉडलिंग को सीख सकते हो। सीए का जो सिलेबस है वो आपको थ्योरी पढ़ना होता है, उसमें आप मॉडलिंग वाला जो चीज है, प्रैक्टिकल जो लाइफ में अप्लाई करते हैं वो थोड़ा कम सीख पाते हैं। कोई बात नहीं, हम उस फाइनेंशियल मॉडलिंग को करके उस मॉडलिंग वाले पार्ट को हम सीख सकते हैं। नाउ थर्ड इज एमएस पावर पॉइंट। आप हो सकता है कभी अगर आप जॉब में गए, तो खासकर अगर आप जॉब में जाते हो तो आपको प्रेजेंटेशंस पर देना पड़ता है अपने कंपनी के बॉस के सामने या सीनियर किसी भी क्लाइंट के सामने, हो सकता है आपको प्रेजेंटेशंस देना पड़े, तो आपको एमएस पावर पॉइंट बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। नाउ उसके बाद जो आपको सीखना चाहिए टैली, मतलब टैली हो गया या मार्क हो गया, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो तो एज सी आपको आना ही चाहिए। आपको काम करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स का अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको टैली और मार्क ये दोनों मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। और सपोज करो अगर आपको किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करना है, जैसे जितने बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, रिलायंस, आईटीसी, इन इंडस्ट्रीज में ये अपना सैप मेंटेन करते हैं, ईआरपी मेंटेन करते हैं। सैप इज बेसिकली थोड़ा सा अच्छा बड़े लेवल वाला इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, जिसमें सारी चीजों को एक ही जगह इंटीग्रेट किया जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा सैप का एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप है ऑप्शंस, आप सैप थोड़ा अलग से, आप अपार्ट फ्रॉम योर आर्टिकलशिप आप सैप को भी सीखा जा सकता है, तो आप सैप को भी सीख लो थोड़ा सा। तो ये आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा जब आप जॉब्स में जाते हो। अब हम बात करते हैं यार वो पार्ट जो हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं अपने सीए जर्नी के टाइम पे, एंड दैट इज नॉन कोर स्किल्स। फर्स्ट, आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, आपके पास एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करते हो अपने प्रैक्टिस के टाइम पे, या आप जॉब में जाते हो तो यार आपको इंटरव्यूज देना होता है, आपको अपने मैनेजर्स से इंटरैक्ट करना पड़ता है, सो आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तो आप अपने जॉब इंटरव्यूअर को या आप अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सपोज करो आपके पास एक कोई नया क्लाइंट आता है और आप उससे बात ही नहीं कर पाते हो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाते, तो यार आपको बहुत जगह लॉसेस झेलना पड़ेगा। तो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एंड थर्ड, देखो इट इज नॉट नेसेसरी, बट आपको अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। अच्छा मतलब आपको एकदम यूके और यूएस वाला इंग्लिश नहीं बोलना है, आपको बेसिकली आप जो भी बोलो आप अच्छा बोलो। क्योंकि अगर आप देखो क्या होता है, सीएस जब जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं तो वो बोल नहीं पाते, उनको आता है वो नॉलेज लेकिन उस चीज को निकाल नहीं पाते। आपको इंग्लिश के बेसिस पे कोई जज नहीं करता, बट यार वी नो दैट कॉर्पोरेट लाइफ हो या फिर आपका बिजनेस हो, इफ यू नो टू कन्वर्स इन इंग्लिश वेल, देन दैट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज और आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है सामने वाले पे। ना लास्ट जिसको मैं बोलूंगा, ये इग्नोर किया जाता है बट आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, एंड दैट इज राइटिंग स्किल्स। आपको बहुत सारे मेल्स को ड्राफ्ट करना पड़ता है अपने जॉब के करियर में। इनफैक्ट आपको अपने प्रैक्टिस में भी मेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है। कुछ इंटरव्यूज में इनफैक्ट ऐसा होता है कि वो आपसे ना ऐसे भी लिखवाते हैं, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, बोलते राइट वॉट एवर योर व्यूज आर, आप इसको इसमें लिखो। तो आपके पास एक बहुत अच्छा अगर राइटिंग स्किल्स है तो आपके पास एक एडवांटेज होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस पॉइंट पे जिसके लिए मैक्सिमम लोग, या इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारे लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बात है सैलरी ऑफ अ सीए। नाउ एक सीए का जो एवरेज सैलरी है, वो जो आईसीआई डिक्लेयर करती है, वो 7.5 से 8 लाख रुपए पर एनम का होता है। नाउ दैट इज एन एवरेज सैलरी। एक सीए का सैलरी 3 लाख रुपए से लेकर 75-76 लाख पर एनम तक भी जाता है। ये क्यों जाता है, इसका कुछ वजह है, लेकिन उससे पहले हम एक बार समझते हैं कि जो पैटर्न है सीए का वो सैलरी का कैसा है।
सबसे पहले बात करेंगे बिग फोर्स की। बिग फोर्स में 4 कंपनियां आती हैं, डेलॉयट, केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग एंड पीडब्ल्यूसी। ये जो 4 है ये वर्ल्ड के टॉप 4 बिग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स हैं। ये सबसे ज्यादा सीएस को हायर करती है। इनका जो सैलरी ब्रैकेट होता है वो 6 से 9 लाख तक का सैलरी ब्रैकेट होता है। नाउ इन चारों के अलावा देयर आर अदर कंपनीज आल्सो लाइक ग्रांट थॉर्टन एंड अदर बिग सीए फर्म्स या फिर मिड साइज फर्म्स, वो भी सीए को इस ब्रैकेट में 6 से 9 लाख वाले ब्रैकेट में वो लोगों को हायर करती है सीएस को। सेकेंड, फिर आता है हमारा 9 से लेके 18 लाख तक का पैकेज, जिसमें 3-4 जो कैटेगरी है, जिसमें जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जैसे ओएनजीसी हो गया या एचपीसीएल हो गया, ये लोग हायर करते हैं। देन देयर आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स आल्सो, जो सीएस को जो फ्रेशर सीए उनको फ्रंट ऑफिस तो नहीं मिलता डायरेक्टली, बट उनको बैक ऑफिस में हायर किया जाता है। देन देयर आर कमर्शियल बैंक्स लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये लोग भी हायर करते हैं 9 से 18 लाख तक के ब्रैकेट में। और जो थर्ड हमारा ब्रैकेट आता है जो 18 लाख से लेके 30 लाख का पैकेज सैलरी का जो पैकेज होता है, उसमें आती है इंडस्ट्री के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे आईटीसी हो गया, देन देयर इज एयरटेल होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, या एफएमसीजी में बहुत सीएस को हायर किया जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या फिर बहुत सारी कंपनीज एफएमसीजी में ये लोग हायर करते हैं 18 से 30 लाख वाले ब्रैकेट में। नाउ अब आपको एक बात समझनी होगी कि जो सीएस को पैकेज मिलता है वो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, वो जनरली ऑफर होता है इंडिया के बाहर। इंटरनेशनल पैकेजेस ऑफर होते हैं। डोमेस्टिक पैकेज में रेयरली इतना चांस किसी फ्रेशर सीए को या नए सीए को मिलता है। अब जो कंपनीज होती हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांचेस होते हैं, वहां पर सीएस को ये पैकेज मिलता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजों का कि सैलरी का बहुत अलग अलग कॉम्पोनेंट है। आपको ध्यान देना पड़ता है कि ग्रॉस सैलरी आपका कितना है। डोंट गो फॉर CTC, जो कंपनीज बोलती हैं आपको कॉस्ट टू द कंपनी, उस पे ना जाएं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे वो इंटरनेशनल पैकेजेस में नहीं जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जगह भी वैसा होता है कि आप जाने से थोड़ा सा हिचकिचाते हो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इफ यू आर गेटिंग पैकेज ऑफ 60, 70, 75 लाख, तो आपको ध्यान देना है वो जनरली इंटरनेशनल ऑफिसेस के लिए ही होता है। आप समझो इस बात को बहुत अच्छे से कि ये जो सैलरी का डिफरेंस इतना ज्यादा ये क्यों होता है। तो बेसिकली ये कुछ 5-6 फैक्टर्स है दोस्तों, जिसको आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। पहले नंबर पे आते हैं रैंक। अगर आपको सीए में रैंक आता है तो आपको थोड़ा से जो पैकेजेस हैं वो आपके थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन गौर से समझना, सिर्फ रैंक से ही कुछ नहीं होता। रैंक इज इंपॉर्टेंट, बट वो अकेला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। सेकेंड, आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए आपके सब्जेक्ट का। सपोज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपने एग्जाम को क्लियर किया और उसके बाद आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो नॉलेज भी होना चाहिए रैंक के साथ साथ। थर्ड पार्ट इज आर्टिकलशिप का क्वालिटी। आपने आर्टिकलशिप कहां से करी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिसाइड करता है आपके जॉब पैकेजेस को। एंड देन फोर्थ इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखो क्या होता है कि आपने रैंक ले आया तो आपको पैकेजेस अच्छे मिलेंगे। फिर आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीए को क्लियर कर लिया तो भी आपको पैकेजेस अच्छे मिल जाएंगे। सेकंड, थर्ड तक मैक्सिमम। फिर क्या होता है यार, 3 अटेम्प्ट के बाद कंपनीज जो है वो देखती है कि नहीं अब इनको रिक्रूट नहीं करना, तो आपको पैकेजेस उसके बाद आपका घटना स्टार्ट होता है। एंड 5वें नंबर पे होता है आपका स्किल्स। आपके पास यार स्किल्स होना ही चाहिए, वो नॉन कोर स्किल्स भी होने चाहिए और आपके पास कोर स्किल्स तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपको क्या सैलरी पैकेज ऑफर करने वाली है कोई भी कंपनी। नाउ अब हमारा वीडियो को हम थोड़ा बैलेंस वीडियो बनाते हैं यार। हम बात करते हैं कि इसके प्रोस क्या है, सीए के कितने क्या एडवांटेजेस है सीए करने का, और उसके हम नेगेटिव साइड पे भी बात करेंगे, बिकॉज ये हमारा बैलेंस्ड करियर व्यू होता है हमेशा किसी भी करियर को लेकर। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप एक बात समझो, आप अगर पूरे सीए करियर को स्टार्ट करते हो फाउंडेशन से लेके फाइनल तक में, अगर आप इंस्टीट्यूट का फीस को ले लो और आपने कोचिंग्स भी करें, मैं मान के चलता हूं कि आपने कोचिंग्स भी करी सारे लेवल्स पे, तो आपका मैक्सिमम जो एक्सपेंस आता है वो 2 लाख से ज्यादा कभी क्रॉस नहीं होता। तो आप 5 साल के टाइम पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, और जो आपको सैलरी ऑफर होती है यार वो एवरेज सैलरी 7 लाख 7.5 लाख का होता है। कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दे दे कि आप 2 लाख रुपए 5 साल में खर्च करोगे और आपको जो सैलरीज मिलती है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया तो आपको 7.5 लाख एवरेज पैकेज मिलता है ना। सेकंड, एक और बात करते हैं कि जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो आईसीआई ने मैंडेट करके रखा है कि आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। देखो आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, मैं इस टेबल के ना बीच वाले पार्ट को आपको रेफर करने बोलता हूं कि आपका जब फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड होगा 1,500 का, सेकंड का 2,000 का एंड थर्ड में आपका 2,500 का स्टाइपेंड होगा। तो अगर आप इसको 3 साल में मिला लो यार, तो 18,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, ये इस टोटल को मिला के आप 72,000 के आसपास आपको सैलरी में स्टाइपेंड भी मिल जाती है। अब सोचो 2 लाख का कोर्स आप एक्सपेंड कर रहे हो 5 साल में,
आपको उसमें से अराउंड 70-75 हजार के हिसाब से आपको पैसे वापस आ जाते हैं आर्टिकलशिप में। और फिर जो आपका जॉब लगता है, अगर आपने पहली बार में क्लियर कर लिया तो गाइज ये 7 या 7.5 जो एवरेज पैकेज है आईसीआई के हिसाब से वो आपको लगती है। तो दिस कोर्स हैज अ वेरी गुड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सेकेंड बेनिफिट की बात करते हैं हम। इस कोर्स में कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया, कोई रिजर्वेशन का सीन नहीं होता यार, चाहे वो SC ST OBC या जनरल हो, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप बिंदास, आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलता है सीए क्लियर करने का। एंड देन थर्ड पे बात करते हैं। दिस कोर्स इज आइडियल कोर्स फॉर अ लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट या फिर मिडिल क्लास स्टूडेंट टू क्लाइम अप द लैडर ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ये यार बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसमें आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके नो डाउट आप अपने इकोनॉमिक लेवल को अपलिफ्ट कर सकते हो। फोर्थ, बहुत से कंपनीज के जो CFOs होते हैं यार, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो ये कोर्स आपको बहुत ऊपर तक जॉब में भी, अगर आप जॉब में भी जाते हो तो आपको ग्रोथ दे सकता है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो सीए का डिमांड खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेसेस खत्म होंगे ही नहीं। बिजनेसेस को सीए की फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अब आपका पांचवा पॉइंट, जो कि मेरा भी फेवरेट है। क्या आप सपोज करो आप जॉब में इंटर कर जाते हो, आपको इनिशियली लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए था, आपको पैसे चाहिए थे, आप चाहते थे कि मैं सीए बनते ही कमाना स्टार्ट कर लूं। आप वो सीए में घुस जाते हो, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको मन करता है नहीं यार अब मेरा मन हो चुका है, अब मजा नहीं आ रहा लाइफ में, अब मुझे स्विच करना है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीए का कोर्स का। तो ये जो पॉइंट है सीए का, ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि एनी टाइम यू वांट इन योर लाइफ आप अपना सीए प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आप बोल सकते हो मैं कि ये कॉन्स ऑफ सीए के बारे में बात करते हैं कि सीए का डार्क साइड जो है वो क्या है। सबसे पहला, सीए में एंट्री आसान है, एग्जिट बहुत टफ है। मतलब ये सीए का जो कोर्स है ये थोड़ा इन्वर्टेड कोर्स है। जैसे IITs होता है या मेडिकल होता है या फिर UPSC होता है, in those courses एंट्री बहुत मुश्किल होता है यार। बट वंस यू गेट इनटू दोज कोर्सेज आपको पता है कि आप इंजीनियर या फिर डॉक्टर बन के या लॉयर बन के निकलोगे। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, फाउंडेशन आसान है, इंटरमीडिएट थोड़ा और टफ है और फाइनल उससे भी ज्यादा टफ है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको सोच के घुसना है कि फाउंडेशन तो निकल जाएगा यार, आपको फाइनल तक का अपना मोटिवेशन जो है उसको बना के रखना पड़ेगा। नाउ जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है आर्टिकलशिप। देखो आपको जॉब बहुत अच्छा तभी मिलेगा जब आपके जो क्वालिटी ऑफ आर्टिकलशिप है वो बहुत अच्छी हो। IPCC में अगर आप रैंकर बनते हो या फिर आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है, तभी आपको बिग फोर्स में जाके आर्टिकलशिप मिलता है या किसी अच्छे लेवल के फर्म्स में आपको आर्टिकलशिप मिलता है। अब इमेजिन करो यार, कोई फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी फैमिली का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास कोई सोर्स नहीं है और उसने रैंक भी नहीं ला पाया, तो यार उसको नहीं मिल पाती फिर अच्छी जगह से आर्टिकलशिप। ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखो क्या होता है, अगर आपने पहला अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तीसरे में कर लिया, तो आपको जॉब्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन गलती से आपका अटेम्प्ट 3 से ज्यादा चला गया, और जो कि जाएगा, सीए में अटेम्प्ट्स लगते हैं, इट्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल नहीं, आपको मेहनत करना ऐसा नहीं है, बट अगर आपके अटेम्प्ट्स 3 से ज्यादा हो गए यार, तो फिर आपको अच्छे जॉब्स, अच्छे पैकेजेस नहीं मिल पाते। हाँ, एनी डे आपके पास ऑप्शंस होगा, प्रैक्टिस में चल जाओ। अगर अटेम्प्ट ज्यादा लग गया, प्रैक्टिस में फर्क नहीं पड़ता, आपके अटेम्प्ट ज्यादा लगे, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार। ट्राई करो कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 से कम ही रहे, या पहला में बन जाए तो यार माशाल्लाह कोई। फोर्थ नंबर इज सीएस को बहुत ही जो एक्सोटिक फील्ड्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इक्विटी या फिर इक्विटी रिसर्च, इन पोस्ट में इनिशियली जॉब नहीं लगती। देखो एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां पर आपको जॉब लग जाती है, बट जनरली जो फ्रेशर सीए होता है उनकी वहां पे जॉब नहीं लगती यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या जो रिक्रूटर्स होते हैं वो लोग हायर करते हैं एमबीएस को, ठीक है, वो IIMs या फिर SP जैन, नरसी मोजी, यहाँ से वो लोग को हायर किया जाता। तो सीएस को इनिशियली वहां पे ऑफर नहीं मिलता, एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरली नहीं मिलता। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि आप सीए बनने के बाद फिर एमबीए में चले जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वो किक मिल जाएगा, आपको वो पुश मिल जाता उन करियर्स में। नाउ ये थे सीएस के सारे नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। अब देखो यार, हर करियर में आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स होगा, आपको उसको, आपके ऊपर है यार, आप उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रैंक लाओ, कोशिश करो, लाइक सब नहीं ला सकते, ट्राई करो जितना बेस्ट आप स्कोर कर सकते हो अपने सीए में। आर्टिकलशिप पे ध्यान दो, अगर नहीं हो पाया तो साइड में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एक्सेल के, फाइनेंशियल मॉडलिंग के, उन कोर्सेज को करो एंड डेफिनेटली सीए इज गोइंग टू रियली पे यू बैक इन अ ग्रैंड वे, इन अ ग्रेट वे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी आगे जाके सीए परस्यू करना चाहते हैं। हम ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे लाते रहेंगे, बिकॉज दिस चैनल इज फॉर कॉमर्स, बाय कॉमर्स एंड ऑफ कॉमर्स।
This is Ankush Raj signing off. See you in the next video. Bye bye.